नमस्कार दोस्तों, स्टडी इंपल्स में आप सभी का स्वागत है। जो हमने एचएसएससी प्रीवियस ईयर एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट की है, उसके अंदर आज क्लास नंबर 15 रहेगी। क्लास नंबर 15 के अंदर जो सबसे पहला एमसीक्यू जो पूछा गया है वो पूछा गया, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। मुख्य न्यायाधीश को हम बोलते हैं सीजेआई। सीजेआई होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है? एनवी रमन्ना है। एनवी रमन्ना है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में अगर मैं बात करता हूं सर्वोच्च न्यायालय के अंदर, तो जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो संविधान के भाग नंबर 5 के अंदर आता है। संविधान के अंदर टोटल भाग की अगर मैं बात करूं तो टोटल भाग कितने हैं? 22 हैं। 22 भाग में से जो 5वां भाग है उसके अंदर क्या आता है? सर्वोच्च न्यायालय आता है। और आर्टिकल की अगर मैं बात करता हूं तो अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक क्या आता है? सुप्रीम कोर्ट आता है। अगर मैं बात करूं इसको, अगर दो को आगे कर दूं, अगर मैं बात करता हूं आर्टिकल 214 के अंदर है तो उसके अंदर आता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट आता है जिसको हम उच्च न्यायालय कहते हैं, उच्च न्यायालय कहा जाता है। तो आर्टिकल 124 से 147 के अंदर तो आता है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, और आर्टिकल 214 के अंदर आता है हाई कोर्ट जिसको हम उच्च न्यायालय कहते हैं। टोटल हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? टोटल हाई कोर्ट की संख्या है 25। कितने हैं? 25 हैं। तो सुप्रीम कोर्ट तो केवल एक है। सुप्रीम कोर्ट की संख्या कितनी है? एक है। सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना है वो एक्ट 1973 के तहत, जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1973 के अंदर, एक्ट 1973 के तहत 1974 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहां पर की गई थी? कलकत्ता के अंदर की गई थी। लेकिन वर्तमान का जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहां पर है? दिल्ली के अंदर है। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1973 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1974 में की गई थी। कहां पर की गई थी? कलकत्ता के अंदर। उसके अंदर 1+3 न्यायाधीश थे। एक तो मुख्य न्यायाधीश था, एक तो क्या था? मुख्य न्यायाधीश था, मुख्य न्यायाधीश, और 3 न्यायाधीश थे। 3 उसके अंदर क्या थे? न्यायाधीश। 1+3 संख्या कब थी? 1774 के अंदर थी। जो मुख्य न्यायाधीश था उनका नाम क्या था? सर एलिजा इम्पे। सर एलिजा इम्पे थे। और जो अन्य 3 न्यायाधीश थे वो चेम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइड थे। तो ये स्ट्रक्चर था 1774 का। 1774 के अंदर 1+3 थे। एक मुख्य न्यायाधीश था जिनका नाम था सर एलिजा इम्पे, और 3 अन्य न्यायाधीश थे। कौन से? चेम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइड थे। उसके बाद में एक्ट 1935 के तहत क्या कर दिया गया? एक्ट 1935 के तहत 1 अक्टूबर 1937 को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछता है कि भारत के अंदर संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई। तो एक्ट 1935 के तहत 1 अक्टूबर 1937 को फेडरल कोर्ट, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। कहां पर है? दिल्ली के अंदर की गई थी। एक्ट 1935 के तहत 1 अक्टूबर 1937 को फेडरल कोर्ट, संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1 अक्टूबर 1937 को। कहां की गई? तो दिल्ली के अंदर की गई थी। इसने 1950 में, जब हमारा वर्तमान का सुप्रीम कोर्ट बना, इसने, फेडरल कोर्ट ने 1950 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना तक कार्य किया। फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई 1 अक्टूबर 1937 को। इसने कार्य कब तक किया? जब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई 1950 के अंदर। जो वर्तमान का जो सुप्रीम कोर्ट है, इसकी स्थापना स्वतंत्र भारत के अंदर कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 को। 28 जनवरी 1950 को। तो 1937 से लेकर के 1950 तक भारत के अंदर किस न्यायालय ने काम किया? संघीय न्यायालय के द्वारा कार्य किया गया था। अगर हम बात करें ये कहां पर स्थित है, इसकी स्थिति की अगर मैं बात करता हूं तो इसकी लोकेशन कहां पर स्थित है? तिलक मार्ग, नई दिल्ली के अंदर स्थित है। वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या की अगर मैं बात करता हूं, वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 33+1 है। टोटल 34 है, जिसके अंदर तो एक क्या है? सीजेआई है, जो कौन है? एनवी रमन्ना है। एनवी रमन्ना है। यही क्वेश्चन यहां से पूछा गया है। एक तो क्या है? मुख्य न्यायाधीश है, और 33 क्या है? अन्य न्यायाधीश। कुल संख्या कितनी होगी?
34 होगी। मूल संविधान में संख्या, जब इसकी स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को, तब न्यायाधीशों की संख्या थी 1+7। तो 3 क्वेश्चन है यहां से। 1774 के अंदर जब कलकत्ता के अंदर स्थापना हुई, उस समय संख्या थी 1+3 की। जब स्वतंत्र भारत के अंदर इसकी स्थापना हुई 28 जनवरी 1950 को, तब इसकी संख्या थी इसके अंदर न्यायाधीशों की 1+7 की। अगर मैं बात करता हूं वर्तमान 2022 की, अगर मैं बात करता हूं तो इस अब संख्या कितनी है? 1+33 की संख्या है। तो वर्तमान में न्यायाधीश कितने हैं? 1+33, टोटल 34 न्यायाधीश हैं, जिसके अंदर एक मुख्य न्यायाधीश और 33 का है अन्य न्यायाधीश हैं। और वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? एन.वी. रमना है। यही क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में जब मोदी की सरकार आई 2014 के अंदर, तो इन्होंने एक जो है बिल पास किया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति के लिए एक बिल पास किया, जिसका नाम था एनजैक। एनजैक की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन की किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाए, वो संविधान संशोधन था 99वां संविधान संशोधन। 99वें संविधान संशोधन के अंदर क्या किया गया? एनजैक पास किया गया था, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। जनवरी 2015 के अंदर पास किया गया, लेकिन इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही केस चला और 99वें संविधान संशोधन को या एनजैक को क्या कर दिया गया था? रद्द कर दिया गया था। अगर एनजैक जो है पारित हो जाता, तो जो सुप्रीम कोर्ट है, जो एक स्वतंत्र निकाय है, इसके ऊपर जो है केंद्र सरकार का अधिकार होता। तो इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चला और एनजैक जो है वो रद्द हो गया। उसके बाद में आगे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सुप्रीम कोर्ट से वो हैं, पहला क्वेश्चन पूछा गया है औपनिवेशिक भारत। औपनिवेशिक भारत में एक संघीय अदालत, अभी बताया था फेडरल कोर्ट, संघीय अदालत की स्थापना खालिस्तान के अधिनियम के अंतर्गत की गई। मैंने अभी बताया था कि जो फेडरल कोर्ट है उसकी स्थापना एक्ट 1935 के तहत, क्या बताया था? एक्ट 1935 के तहत कब की गई थी? 1 अक्टूबर 1937 को की गई। तो यहां पर पूछा गया है औपनिवेशिक भारत में एक संघीय अदालत की स्थापना अधिनियम पूछा है, किस एक्ट के तहत, किस अधिनियम के तहत? तो 1935 के अधिनियम के तहत 1 अक्टूबर 1937 को की गई थी। तो अधिनियम हमारा कौन सा रहेगा? 1935 का। अगला क्वेश्चन पूछा गया है भारतीय उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उनकी नियुक्ति करने का कार्य किसका होता है? राष्ट्रपति के द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है। अगर मैं बात करता हूं कार्यकाल का, कार्यकाल की अगर मैं बात करता हूं तो जो न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष है। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, या तो उसको पद के ऊपर कार्य करते हुए 6 साल हो गए हो, या फिर उसकी उम्र क्या होगी हो? 65 साल होगी हो। कौन सा भी काम पहले हो तो उसको जो है सेवानिवृत्ति दी जाएगी। या तो 6 साल उसने कार्य कर लिया उसके पद के ऊपर, या फिर 65 वर्ष की उसकी क्या होगी हो? उम्र होगी हो। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु अभी बताया है कितने साल है? 65 वर्ष की होती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछा गया सीजीएल के अंदर है अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा है? जहां पर हम अंतिम अपील कहां पर कर सकते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कर सकते हैं, उच्चतम न्यायालय के अंदर कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। क्योंकि जो भारत के अंदर न्यायालय की जो व्यवस्था है वो 3 सत्रों के अंदर है। कितने सत्रों के अंदर है? 3 सत्रों के अंदर है। सबसे नीचे होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसको हम बोलते हैं जिला न्यायालय, जिला न्यायालय या जिला अदालत बोलते हैं। उसके बाद में आता है राज्य के अंदर हाई कोर्ट, जिसको हम बोलते हैं उच्च न्यायालय। और सबसे ऊपर आता है सुप्रीम कोर्ट, जिसको हम कह सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय, या फिर इसी को कहा जाता है उच्चतम न्यायालय। तो अंतिम अपील कहां पर की जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट के अंदर की जा सकती है। तो जो भारत के अंदर जो न्यायपालिका है उसके अंदर 3 सत्र हैं। सबसे नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसके ऊपर हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के ऊपर क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट की संख्या 1 है, हाई कोर्ट की संख्या 25 है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो हर एक जिले के अंदर मिलेंगे। भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता, भारतीय संविधान की सबसे अंतिम व्याख्या कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान की जो व्याख्या है वो किसके द्वारा की जाएगी? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाएगी।
संविधान की व्याख्या कौन करता है? न्यायपालिका। न्यायपालिका के अंदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आएंगे, ठीक है। तो जो संविधान की जो व्याख्या करने का कार्य होता है न्यायपालिका का, अगर ऑप्शन में सुप्रीम कोर्ट है तो वो सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। 2006 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर वर्तमान में 33+1 की संख्या जो है, 33+1 की संख्या, अगर इन 33 न्यायाधीश में कोई भी रिटायरमेंट लेता है, सेवानिवृत्त होता है, तो वह सेवानिवृत्ति के बाद भारत के किसी भी न्यायालय के अंदर वकालतें नहीं कर सकता है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश भारत के किसी भी न्यायालय में वकालतें नहीं कर सकता है। लेकिन हाई कोर्ट के अंदर यह कंडीशन अलग हो जाएगी। अगर हाई कोर्ट का कोई न्यायाधीश है, जैसे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का कोई न्यायाधीश है, वो सेवानिवृत्त होता है, तो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट को छोड़ करके बाकी किसी भी न्यायालय के अंदर वकालतें कर सकता है, ठीक है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होगा वो तो सबसे सर्वोच्च पद के ऊपर है, उस पद से जो रिटायरमेंट ले लेगा वो कहीं पर भी वकालतें नहीं कर सकता है। तो दो क्वेश्चन है, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश भारत के किसी भी न्यायालय में वकालतें नहीं कर सकता है। अगर हाई कोर्ट की मैं बात करता हूं, हाई कोर्ट की, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश उस उच्च न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है जिससे वह सेवानिवृत्त हुआ है। तो यही बात है, अगर कोई पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का वकील क्या है, कोई न्यायाधीश अगर वहां से सेवानिवृत्त हुआ है, तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट को छोड़ करके बाकी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो वकालतें कर सकता है। यही बात लिखी है, उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश उस उच्च न्यायालय को छोड़ करके उस उच्च न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है जिससे वह सेवानिवृत्त हुआ है। तो ये बात है, दोनों के अंदर इंपॉर्टेंट बात है। सुप्रीम कोर्ट से जो सेवानिवृत्त होगा वो कहीं पर भी वकालत नहीं कर सकता है, और जो हाई कोर्ट से जो सेवानिवृत्त होगा वो उस हाई कोर्ट में वकालत नहीं कर सकता जिसके अंदर से वो सेवानिवृत्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, न्यायपालिका के द्वारा बनाए गए कानून को कहते हैं निर्णय विधि। अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कोई कानून बनाता है, कानून बनाने का काम किसका होता है? संसद का होता है। अगर संसद के अलावा अगर न्यायपालिका कानून बनाती है तो उसको निर्णय विधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्णय विधि कहा जाता है। और निर्णय विधि का प्रयोग आने वाले समय के अंदर जो फैसले किए जाते हैं वो इसके अनुसार किए जाएंगे, निर्णय विधि के अनुसार किए जाते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछा गया है एनजीटी से। एनजीटी की कई बार जो है फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी कोर्ट है, कहां पर है? नई दिल्ली के अंदर है। किससे संबंधित मामले को देखता है? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पर्यावरण संरक्षण और वन संरक्षण से संबंधित मामलों को देखने का कार्य कौन करता है? एनजीटी करता है, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट, जो कहां पर है? नई दिल्ली के अंदर स्थित है। अगर मैं बात करता हूं पहली महिला सुप्रीम कोर्ट के अंदर न्यायाधीश कौन बनी है? आज तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश के पद तक नहीं गई है। लेकिन अगर न्यायाधीश की अगर हम बात करते हैं तो पहली महिला सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश कौन बनी है? मीरा साहिब फातिमा बीबी। मीरा साहिब फातिमा बीबी बनी है, ठीक है। अगर हम बात करें वकील, जो एडवोकेट होते हैं, वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन है? इंदु मल्होत्रा। वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट में जज या हम कहें न्यायाधीश, जज या न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन है? इंदु मल्होत्रा है। अब तो वर्तमान में ये सेवानिवृत्त हो गई हैं। और जो पंजाब के अंदर हाल ही फिलहाल में पंजाब के अंदर जो पीएम सुरक्षा के अंदर चूक हुई है, उसके अंदर 5 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है और उस कमेटी की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? इंदु मल्होत्रा है। तो वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश या जज बनने वाली पहली महिला कौन है? इंदु मल्होत्रा है। वर्तमान में सेवानिवृत्त हो चुकी हैं। और पीएम जोन सिक्योरिटी के अंदर जो चूक हुई थी उसके अंदर वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, जल में एसिटिक अम्ल का 5 से 8% विलयन कहलाता है। एसिटिक अम्ल, तो जल में 5% एसिटिक एसिड जब मिला दिया जाता है तो वो क्या बनता है? सिरका बनता है, विनेगर बनता है। सिरके का प्रयोग कहां पर किया जाता है? सिरके का प्रयोग आपने देखा होगा रेस्टोरेंट के अंदर जो प्याज होते हैं उनके ऊपर लगाया जाता है, सिरका लगाया जाता है, विनेगर लगाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? विनेगर कहते हैं। सिरका क्या होता है? इसके अंदर 5% तो एसिटिक एसिड होता है और 95% क्या होता है? इसके अंदर पानी होता है। इसीलिए विनेगर या सिरका को कहा जाता है 5% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड।
एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है जिसके अंदर वाटर की मात्रा होगी, ठीक है। एसिटिक एसिड का 5% विलियन क्या कहलाता है, सिरका या विनेगर कहलाता है, जिसके अंदर 5% एसिटिक एसिड होगा और 95% किसकी मात्रा होती है, पानी की मात्रा होती है। एथोनोइक एसिड, सिरका का ही दूसरा नाम क्या होता है, एथोनोइक एसिड होता है। एथोनोइक एसिड किसका नाम है, तो एथोनिक एसिड का आम नाम क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है, जिसका फार्मूला क्या होता है, CH3COOH होता है। एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, CH3COOH होता है, जिसको एथोनिक एसिड भी कहा जाता है। एसिड से अगर क्वेश्चन पूछा जाए, अगर पूछ लिया जाए ऑक्जेलिक एसिड किसके अंदर होता है, टमाटर के अंदर। एसएससी में 2 बार पूछा गया है। टमाटर के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। कपड़ों के ऊपर स्याही के धब्बे हटाने में किसका प्रयोग होता है, ऑक्जेलिक अम्ल का होता है। और फोटोग्राफी के अंदर किसका प्रयोग किया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला अम्ल आता है सिट्रिक एसिड आता है। खट्टे फलों में जैसे नींबू है और संतरा के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है, दूध व दही में उपस्थित होता है। दूध व दही के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। मैलिक अम्ल किसमें पाया जाता है, सेब में उपस्थित होता है। और कार्बनिक अम्ल पाया जाता है शीतल पेय पदार्थ के अंदर है, कोल्ड ड्रिंक के अंदर पाया जाता है। शीतल पेय पदार्थ या हम कहें कोल्ड ड्रिंक के अंदर कौन सा पाया जाता है, तो कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। जब पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिला दी जाए, पानी के अंदर क्या मिला दी जाए, कार्बन डाइऑक्साइड मिला दी जाए, तो क्या बनता है, कार्बनिक अम्ल बनता है, जिसका फार्मूला होता है H2CO3। पानी का फार्मूला क्या होता है, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। अगर दोनों मिला दिए जाए तो क्या बनता है, H2CO3 होता है, जिसका प्रयोग कोल्ड ड्रिंक के अंदर किया जाता है। शीतल पेय पदार्थों के अंदर किसका प्रयोग होता है, कार्बनिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। फॉर्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है, चिट्टी के डंक के अंदर पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, इमली व अंगूर के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्न में से दुर्बल अम्ल कौन सा है। एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, एक वीक एसिड होता है। तो यहां पर वीक एसिड पूछा गया है। क्या पूछा गया है, वीक एसिड पूछा गया है। वीक एसिड कौन सा है, तो इसके अंदर कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है, जिसका फार्मूला CH3COOH होता है। बाकी जितने भी एसिड हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। जिस प्रकार से हमें पीएच स्केल की अगर हम बात करें, पीएच स्केल 0 से लेकर के 14 तक होता है। बीच में जो ना संख्या 7 आती है वहां पर वो क्या होता है, उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। अगर 7 से 14 की तरफ चलते हैं तो वो होता है बेसिक। क्या होता है, बेसिक होता है, जिसको हम बोलते हैं सारी होता है। अगर 7 से 0 या फिर 0 से 7 की अगर मैं बात करता हूं तो वो क्या होता है, अम्लीय होता है, एसिडिक होता है। अब कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा कौन सा वीक होगा, बात ये करें। अगर जिसकी संख्या एसिड के अंदर सबसे कम होगी, 0 की तरफ होगी, वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। और जिसकी संख्या 7 के नजदीक होगी वो क्या होगा, वीक होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। इस साइड में तो क्या है, तो 0 की तरफ जितनी ज्यादा एसिड की वैल्यू कम होगी, एसिड की वैल्यू जितनी ज्यादा कम होगी वो उतना ही क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन बेस के अंदर क्या होगा, जो 14 के नजदीक होगा वो तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। और जो 7 के नजदीक होगा वो क्या होगा, वीक होगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, दोनों के अंदर विपरीत होता है। अगर मैं बात करता हूं एसिड के अंदर है, तो एसिड की वैल्यू जितनी ज्यादा कम होगी वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन बेस के अंदर जितनी ज्यादा वैल्यू जितनी भी ज्यादा होगी उतना ही वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो ये अलग अलग बात है, दोनों की दोनों याद रखना है। पीएच की फुल फॉर्म होती है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। पीएच स्केल की खोज किसने करी थी, सोरेनसन ने खोज की थी। पीएच स्केल की खोज किसने करी थी, सोरेनसन के द्वारा पीएच स्केल की खोज की गई थी। पहला ऑप्शन HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। किसके अंदर पाया जाता है, मनुष्य के स्टोमक के अंदर पाया जाता है। आमाशय के अंदर, पेट के अंदर पाया जाने वाला अम्ल कौन सा होता है, HCl होता है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4,
एक तो किसके अंदर पाया जाता है, बैटरी के अंदर पाया जाता है। बैटरी में पाया जाने वाला, बैटरी में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा होता है, तो वो कौन सा होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। एक सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक अम्ल किसके अंदर पाए जाते हैं, अम्ल वर्षा के अंदर। एसिड रेन के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है और नाइट्रिक अम्ल भी पाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, HNO3 होता है। और नाइट्रिक अम्ल जो है और पाया जाता है फिटकरी के अंदर और पाया जाता है सोरा के अंदर, सोरा के अंदर। अगर ऑल ओवर मैं बात करता हूं तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड नाइट्रिक अम्ल होता है, HNO3 सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो निम्न में से दुर्बल एसिड पूछा गया है, वीक एसिड कौन सा होता है, एसिटिक एसिड होता है। बाकी सारे के सारे क्या हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सा एक परजीवी, पैरासाइट, जो दूसरों के ऊपर आश्रित रहते हैं उसको पैरासाइट कहते हैं। पैरासाइट नहीं है, क्वेश्चन पूछा है पैरासाइट परजीवी नहीं है पूछा गया है। फीताकृमि, उसके बाद में मादा मच्छर, लीवर फ्लूक और जू, तो कौन सा नहीं होता है, मादा मच्छर नहीं होता है। परजीवी क्या होते हैं, वे जीव जो किसी अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं। वे जीव जो अपने भोजन के लिए, किसी या अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे के ऊपर क्या रहते हैं, आश्रित रहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। जितने भी फीताकृमि हैं, जितने भी लीवर फ्लूक हैं, किस वर्ग के अंदर आते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंदर। मैंने आपको पीछे की वीडियो के अंदर एक में पढ़ाया था एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम पढ़ाया था, और उस एनिमल किंगडम के अंदर 9 फाइलम थे, 9 फाइलम थे जो पोरीफेरा से शुरू होकर के कोर्डेटा तक जाते हैं। तो उसके अंदर एक आता है प्लेटीहेल्मिन्थीज, और जो फीताकृमि है और लीवर फ्लूक है वो किसके अंदर आते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंदर आते हैं। इनमें आहार नाल नहीं होती है, इनके अंदर क्या नहीं होती है, आहार नाल नहीं होती है, और इसलिए ये जीव क्या होते हैं, दूसरों के ऊपर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं, आश्रित होते हैं। इनका नेचर पैरासाइट होता है, परजीवी होता है। यही क्वेश्चन पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी नहीं है। तो जो जितने भी प्लेटीहेल्मिन्थीज होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, वो परजीवी होते हैं, पैरासाइट होते हैं। ये बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल का मतलब होता है एक ही कीड़े में मादा और नर दोनों जननांग हो, जिसके अंदर मादा और नर दोनों के जनन अंग हो, उसको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल बोलते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंदर पहला एग्जांपल आता है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया जो इस प्रकार की शेप का होता है और किसको इफेक्ट करता है, ब्रेन के अंदर इंफेक्शन करने का काम करता है। दूसरा आता है फेसियोला। फेसियोला जो है लीवर को इन्फेक्ट करता है, लीवर को इन्फेक्ट करता है। और तीसरा आता है टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन को, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है। छोटी आंत के अंदर कौन सा परजीवी पाया जाता है, तो टीनिया सोलियम में पाया जाता है। ऊपर ऑप्शन कौन से हैं, फीताकृमि था, मादा मच्छर था, लीवर फ्लूक था और जू था। तो फीताकृमि एक पैरासाइट है, लीवर फ्लूक एक पैरासाइट है, और जू जो बालों के अंदर पाई जाती है वो भी क्या है कि पैरासाइट है। तो मादा मच्छर इसका आंसर था। मादा मच्छर जो है ना पैरासाइट नहीं है, नहीं के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, वह है तकनीक जिसमें एक स्वस्थ दानकर्ता से एकीकृत किया गया वीर्य मादा की गर्भाशय ग्रीवा में या गर्भाशय में कृत्रिम रूप से डाला जाता है, उसको हम बोलते हैं कृत्रिम गर्भाधान, जिसको हम AI टेक्निक कहते हैं। AI की फुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन होता है। IVF टेक्निक सुनी होगी, IVF की फुल फॉर्म होती है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, जिसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अगर मैं बात करता हूं पहली टेस्ट ट्यूब बेबी, विश्व के अंदर पहली टेस्ट ट्यूब बेबी जो है उसका नाम क्या है, लुइस ब्राउन है, जिसका जन्म 25 जुलाई 1978 को था। तो पहली टेस्ट ट्यूब बेबी, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पहली टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम क्या था, लुइस ब्राउन था, जिसका जन्म कब हुआ था, 25 जुलाई 1978 को था। तो ये तो ब्रिटेन के अंदर जन्मी थी। अगर हम बात करते हैं भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी कौन है, तो दुर्गा। पहले तो नाम इसका दुर्गा रखा गया था, क्योंकि कलकत्ता के अंदर जो दुर्गा पूजा के दिन ये जन्मी थी, तो इसीलिए पहले नाम इसका दुर्गा रखा गया था। बाद में इसका नाम कनुप्रिया अग्रवाल कर दिया गया था। जो लुइस ब्राउन है, इसके 67 दिन के बाद में जन्म हुआ था किसका, कनुप्रिया अग्रवाल का। तो विश्व में पहली टेस्ट ट्यूब बेबी कौन है, लुइस ब्राउन है। भारत के अंदर पहली टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है,
दुर्गा या फिर कनुप्रिया अग्रवाल हैं। और क्वेश्चन आते हैं, अगर नॉर्मल निषेचन फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं, नॉर्मल अवस्था के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो डिंब वाहिनी नली के अंदर होता है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो है निषेचन होता है। लेकिन अगर आईवीएफ की बात करें या हम बात करें टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसके अंदर क्या होता है, जो निषेचन होता है फर्टिलाइजेशन वो तो टेस्ट ट्यूब के अंदर होता है, बाह्य होता है, और जो बच्चे का जो विकास होता है वो कहां पर होता है, आंतरिक होता है, गर्भाशय के उसके अंदर, यूट्रस के अंदर होता है, गर्भ के अंदर होता है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन याद रखने यहां से। अगला क्वेश्चन पूछा गया है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के बारे में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की आधिकारिक भाषाओं का समूह है। यूएनओ की आधिकारिक भाषाओं का समूह है। तो यूएनओ है, इसके अंदर टोटल भाषा की बात करता हूं तो 6 हैं। टोटल भाषा कितनी है? 6 हैं। 6 भाषाओं को 2 प्रकार से विभाजित किया गया है। एक कार्य की भाषा है, कार्य करने की भाषा है, कार्य की भाषा है। कार्य की भाषा कितनी है? 2 हैं। बाकी 4 जो है ना मान्यता प्राप्त हैं। मान्यता प्राप्त अगर मैं भाषा की बात करता हूं तो वो कितनी है? 4 हैं। टोटल इस प्रकार से 6 भाषाएं होती हैं। 6 भाषा कौन सी यूएनओ के अंदर? चीनी है, अंग्रेजी है, फ्रेंच है, रूसी है, स्पेनिश है और अरबी है। अगर मैं यूएनओ के बारे में बात करता हूं तो यूएनओ की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, संयुक्त राष्ट्र संगठन है, ये नाम दिया था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। किसने नाम दिया था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा ये नाम दिया गया था। स्थापना की मैं बात करता हूं तो 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी। 24 अक्टूबर को मनाया जाता है यूएनओ डे। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। संस्थापक सदस्य देशों की संख्या थी 51। यूएनओ की स्थापना करने वाले सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? 51 थी। लेकिन 26 जून 1945 को उस घोषणा पत्र के ऊपर हस्ताक्षर कितने देशों ने किए? 50 ने। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत इन 50 के अंदर शामिल था या नहीं, तो भारत इनके अंदर शामिल था। और अगला क्वेश्चन पूछा जाता है 51वां संस्थापक सदस्य देश कौन सा है? तो 50 ने तो स्थापना की थी, हस्ताक्षर किए थे, लेकिन 51वां कौन सा था? पोलैंड। 51वां कौन सा है? पोलैंड। और वर्तमान में सदस्य देश कितने हैं? 193 सदस्य देश हैं। और 193वां सदस्य देश कौन सा बना? दक्षिणी सूडान बना था, जिसकी राजधानी क्या है? जुब्बा है। यूएनओ की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है। ये नाम यूएनओ या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन नाम किसने दिया? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा दिया गया। स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर को यूएनओ दिवस मनाया जाता है। संस्थापक सदस्य देशों की संख्या थी 51 ने। उस घोषणा पत्र के ऊपर हस्ताक्षर किए 50 देशों ने, और 51वां हस्ताक्षर करने वाला देश था पोलैंड। और 193 सदस्य देश हैं वर्तमान में, और 193वां देश कौन सा है? दक्षिणी सूडान, जिसकी राजधानी है जुब्बा। उसके बाद में हेडक्वार्टर की मैं बात करता हूं तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यूयॉर्क के अंदर है। न्यूयॉर्क के अंदर एक द्वीप है जिसका नाम है मैनहट्टन द्वीप के ऊपर है। न्यूयॉर्क के अंदर हेडक्वार्टर है। द्वीप कौन सा है? मैनहट्टन द्वीप है। और पहली बैठक इसकी अक्टूबर 1952 के अंदर हुई थी। इसकी पहली बैठक कब हुई थी यूएनओ की? अक्टूबर 1952 के अंदर हुई थी। भाषा मैंने अभी बताई है। टोटल भाषा इसकी कितनी है? टोटल जो है 6 भाषा है। 6 जो है 2 प्रकार से विभाजित की गई है। कार्य करने वाली भाषा कितनी है? 2 हैं। एक अंग्रेजी है, दूसरी फ्रेंच है। और 4 अन्य है जिनको मान्यता प्राप्त है। वो कौन सी है? चीनी है, रशियन है, अरबी है और स्पेनिश है। तो यही भाषाओं से क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है खालिस्तान पीबी। पीबी होता लेड, जिसको बोलते हैं सीसा। असन होता है टिन। असन किसका सिंबल है? टिन का। खालिस्तान पीबी और असन की एक मिश्र धातु है जिसका एक निम्न गलनांक है। तो पीबी और सीसा, लेड और टिन से मिली धातु कौन सी होती है? सोल्डर बनता है। मिश्र धातु कौन सी बनेगी? सोल्डर। सोल्डर जो मिश्र धातु है इसके अंदर लेड प्लस टिन की मात्रा होती है। लेड और टिन को मिलाकर के मिश्र धातु बनाई जाती है जिसका नाम क्या होता है? सोल्डर। तो सोल्डर जो है वो पीबी प्लस असन का मिश्रण होता है। सोल्डर एक मिश्र धातु है। पीबी लेड होता है,
जिसको हम शीशा कहते हैं। शीशे का जो सिंबल है, लेड का सिंबल क्या होता है, पीबी होता है। टिन का सिंबल ध्यान में रखना है, टिन का सिंबल होता है एसएन होता है। टिन का सिंबल क्या होता है, एसएन होता है। जो पित्तल है, ऑप्शन ए के अंदर पित्तल है। पित्तल जो है वो तांबा प्लस जस्ता, तांबा का सिंबल कॉपर सीयू होता है। सिंबल क्या होगा तांबा का, सीयू। जस्ता कहते हैं जिंक को, किसको कहा जाता है, जिंक को, और जिंक का सिंबल होता है जेडन। जो पित्तल जो होता है, पित्तल कॉपर प्लस जिंक की मिश्र धातु होती है। और ऑप्शन सी है कांसा। कांसा किसकी होती है, कॉपर प्लस में टिन की मिश्र धातु होती है। कॉपर प्लस में टिन की मिश्र धातु होती है। तो 3 क्वेश्चन है यहां से। लेड प्लस टिन की मिश्र धातु होती है सोल्डर, कॉपर प्लस जिंक की मिश्र धातु होती है पित्तल, कॉपर प्लस टिन की मिश्र धातु होती है कांसा। तो यहां से क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कौन से हैं, सोल्डर, लेड और खालिस्तान की एक मिश्र धातु होती है। तो अभी बताया है लेड और टिन की। सोल्डर जो होता है वो लेड प्लस टिन की मिश्र धातु होती है। कांसा पूछा गया है, कांसा किसकी है, कॉपर प्लस टिन की मिश्र धातु होती है। पित्तल भी पूछा गया है, कॉपर प्लस जिंक। जेडन जिंक का है, हिंदी के अंदर इसको जस्ता कहते हैं। हिंदी के अंदर क्या कहेंगे, जस्ता कहते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आया है, राष्ट्रीय आवास बैंक। राष्ट्रीय आवास बैंक एनएचबी का प्रधान कार्यालय स्थित है। एनएचबी है नेशनल हाउसिंग बैंक। नेशनल हाउसिंग बैंक की स्थापना हुई थी 9 जुलाई 1988 को। एक्ट कौन सा था, 1987 के एक्ट के तहत। एनबीएच एक्ट 1987 के तहत नेशनल हाउसिंग बैंक की स्थापना कब हुई थी, 9 जुलाई 1988 को हुई थी। इसके अंदर प्रधान कार्यालय कौन सा, इसका वित्त मंत्रालय भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र के अंदर आता है। नेशनल हाउसिंग बैंक किसके अंदर आता है, वित्त मंत्रालय भारत सरकार के अधीन आता है। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, नई दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का काफी बड़ा क्षेत्र किस कारण से खारा होता जा रहा है। अभी आपने पीछे देखा होगा कि जो मनोहर लाल खट्टर है उन्होंने बताया था कि हरियाणा के अंदर 1 लाख हेक्टेयर जो भूमि है वो किससे ग्रसित है, लवणता से ग्रसित है। तो लवणता से ग्रसित होने का कारण क्या है, वहां पर धान उगाया जाता है। धान उगाने के कारण वहां पर पानी भरा रहता है। पानी भरा होने के कारण वो जो धरती है वो क्या हो जाती है, लवणीय हो जाती है। तो किसके कारण लवणीय होती है, अधिक सिंचाई के कारण लवणीय होती है। क्वेश्चन पूछा, भारत में सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का काफी बड़ा क्षेत्र किस कारण से खारा होता जा रहा है। तो किस कारण से, अधिक सिंचाई के कारण हो रहा है। और हरियाणा के अंदर कितने लाख हेक्टेयर भूमि है, तो 1 लाख हेक्टेयर भूमि क्या है, लवणता से ग्रसित है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिक्का, निम्न में से कौन सा सिक्का छोटे सिक्के कहलाते हैं। कौन से सिक्के हैं जो छोटे सिक्के कहलाते हैं, तो कौन से कहलाते हैं, जो 50 पैसे तक के सिक्के हैं। जो 50 पैसे तक के सिक्के होंगे वो क्या कहलाते हैं, छोटे सिक्के कहलाते हैं। 1 रुपया और इससे अधिक के सिक्कों को रुपया सिक्का कहा जाता है। छोटे सिक्के किसको कहा जाता है, 50 पैसे या 50 पैसे से नीचे के जो सिक्के होंगे उसको छोटा सिक्का कहा जाता है। और 1 रुपया या 1 रुपये से अधिक जो होंगे उसको रुपया सिक्का कहा जाता है। भारतीय जो रुपया है वो 1957 तक 16 अन्नों में विभाजित था। पहले नहीं कहते थे अन्नों के अंदर, तो कितने अन्नों के अंदर, 16 अन्नों के अंदर विभाजित था। कब तक, 1957 तक। 1957 के बाद में जो है दशमलव प्रणाली आई। तो दशमलव प्रणाली कब आई, 1957 के अंदर। और 1 रुपये को क्या कर दिया, 100 समान पैसों के अंदर बांट दिया गया। तो दशमलव प्रणाली कब आई, 1957 के अंदर। और 1957 के अंदर 1 रुपये को जो है 100 पैसों के अंदर, समान पैसों के अंदर बांट दिया गया। जो नोट होता है उसके ऊपर टोटल कुल भाषा जो है 17 होती है। कितनी भाषा होती हैं, 17 भाषा होती हैं। इस 17 भाषाओं के अंदर हिंदी प्लस अंग्रेजी को शामिल किया गया है। तो नोट देखेंगे, इसके अंदर एक साइड में एक बॉक्स मिलेगा इस साइड से, उस बॉक्स के अंदर 15 भाषाएं मिलेंगी आपको। कितनी भाषाएं मिलेंगी, 15 भाषाएं। और बाकी जो नोट के ऊपर 2 भाषाएं लिखी हुई मिलेंगी, एक हिंदी और एक दूसरी अंग्रेजी। अगर हिंदी और अंग्रेजी को शामिल कर लिया जाए तो नोट के ऊपर कुल भाषाओं की संख्या कितनी है, 17 भाषाएं होंगी। जो वर्तमान में रुपये का जो ये सिंबल है ये किसके द्वारा दिया गया, डी उदय कुमार के द्वारा दिया गया था, जिन्होंने IIT मुंबई से क्या की है, स्नातक की है। अगर नोटबंदी की मैं बात करता हूं तो नोटबंदी कब हुई थी, 8 नवंबर
2016 को, 8 नवंबर 2016 को जो 500 के और 1000 रुपए के नोट थे वो प्रचलन से बाहर हो गए और उनके स्थान पर नया 500 का और 2000 का नोट आया था। भारत में जो 2 रुपये हैं, इंपॉर्टेंट बात ये आती है, जो 2 रुपये का नोट है या उससे बड़ा नोट है या फिर सिक्के हैं, उनको जारी करने का काम होता है आरबीआई का। किसका काम होता है? आरबीआई का। अगर 1 रुपए की मैं बात करता हूं, 1 रुपए का नोट या फिर सिक्का जो है वो जारी करता है भारत का वित्त मंत्रालय और उसके ऊपर हस्ताक्षर किसके होते हैं? वित्त मंत्री के होते हैं। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि 1 रुपए का जो नोट है और सिक्का है वो जारी करने का काम किसका होता है? वित्त मंत्रालय, भारत सरकार का होता है और उसके ऊपर साइन होते हैं किसके? वित्त मंत्री के। लेकिन 2 रुपए का नोट या फिर 2 रुपए से अधिक के नोट प्लस सिक्के, देखो 2 रुपए से अधिक, 2 रुपए से अधिक की जो मुद्रा होगी, चाहे वो सिक्के के रूप में हो चाहे वो नोट के अंदर हो, तो उसको जारी करने का काम आरबीआई का होगा। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास के आपको सिग्नेचर मिलेंगे उसके ऊपर। वर्तमान में 25वें गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है। 1 रुपए का चाहे नोट हो चाहे सिक्का हो, उसको जारी करेगा वित्त मंत्रालय, और 2 रुपए या 2 रुपए से अधिक का नोट होगा या सिक्के होंगे उसको जारी करेगा आरबीआई। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस मौलिक अधिकार के तहत बाल श्रम को समाप्त कर दिया गया है? तो बाल श्रम को समाप्त किया गया है किसके अधिकार के तहत? शोषण के खिलाफ अधिकार। अगर मौलिक अधिकार की मैं बात करता हूं तो किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। संविधान के भाग नंबर किसके अंदर आते हैं? 3 के अंदर आते हैं। भाग नंबर किसके अंदर आते हैं? 3 के अंदर आते हैं। जिस समय संविधान लागू हुआ था, अगर मैं बात करूं 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ, उस समय मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7। कितनी थी संख्या? 7 थी। लेकिन वर्तमान की अगर मैं बात करता हूं तो वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 मौलिक अधिकार हैं। कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। 6 कौन से हैं? सबसे पहले आता है समानता का, फिर आता है स्वतंत्रता का, फिर आता है शोषण के विरुद्ध धार्मिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध, शोषण के खिलाफ, फिर 4 नंबर पर आता है, 4 नंबर पर आता है धार्मिक स्वतंत्रता का, 5 नंबर पर आता है शिक्षा का अधिकार, और 6 नंबर पर आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन से हैं? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ धार्मिक स्वतंत्रता का, और शिक्षा का अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आता है। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो आता है आर्टिकल 32 के अंदर। आर्टिकल 32 के अंदर आता है, जिसको भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। तो 7 थे पहले, अब वर्तमान में 6 हैं। एक हटाया गया है। कौन सा हटाया गया है? संपत्ति का अधिकार हटाया गया है। पहले संपत्ति का अधिकार किसके अंदर था? आर्टिकल 31 के अंदर था। आर्टिकल 31 के अंदर था संपत्ति का जो ना मौलिक अधिकार था, उसको वर्तमान में ऐड कर दिया गया है आर्टिकल 300 क के अंदर, 300 क के अंदर, और उसको एक विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो कौन सा हटाया गया है? संपत्ति का अधिकार हटाया गया है। बाल श्रम को समाप्त कर दिया गया है। कौन से अधिकार के तहत है? शोषण के खिलाफ अधिकार। तो शोषण के खिलाफ जो अधिकार है वो इसके अंदर 2 आर्टिकल आते हैं। पहला आर्टिकल आता है 23 आर्टिकल बोलता है मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। किसी भी मानव का हम तस्करी व्यापार नहीं कर सकते और उसके द्वारा बलात् श्रम बलपूर्वक उसके पास कार्य नहीं करवा सकते हैं। पहला ये बात बोलता है आर्टिकल 23 बोलता है। आर्टिकल 24 बोलता है 14 वर्ष से कम, 14 या 14 वर्ष से कम किसी भी आयु के बच्चों को कारखानों में या फिर खानों के अंदर या किसी भी जोखिम भरे कार्य के अंदर नहीं डाल सकते हैं। तो ये आता है किसके विरुद्ध? शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं, जिसके अंदर आर्टिकल 23 और 24 आते हैं। आर्टिकल 23 बोलता है मानव व्यापार और तस्करी के बारे में बोलता है। आर्टिकल 24 बोलता है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से बलात् 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से हमें किसी भी कारखानों, खानों या फिर किसी भी जोखिम भरे काम को नहीं करवा सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।